हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान पे। और आज हमने लिए हैं राष्ट्रपति पार्ट फर्स्ट के 50 क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो आज हम परिवेश के क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ये आपका यूपीपीसीएस मेन 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है राष्ट्रपति से। तो इसमें कथन दिया गया कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात क्या है? सही है, यह कथन इसका सही है। अब कारण, इसमें देखो कारण भी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। जहाँ कथन और कारण का जो आपका क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे बीच में, जैसे आप कथन पढ़ लिया आपने तो फिर आप बीच में क्योंकि लगा देना, कारण पढ़ने से पहले क्योंकि। जैसे कथन दिया हुआ कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां कोई सीमा नहीं है ना। तो ये बात तो गलत है। सीमा तो उसकी होती है क्योंकि वो एक नाम मात्र का क्या होता है, राष्ट्रपति, मतलब शक्तियां उसके पास नाम मात्र की, मतलब आपके मंत्रिपरिषद उसके माध्यम से वो अपनी शक्तियों का उपयोग लेता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका कथन ए सही है और आपका कारण क्या है, गलत। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है, कथन सही है, किंतु आर क्या इसमें आपका गलत है। आगे यहाँ तक समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये आपका पीएससी बिहार आपका जो वहाँ का है पीएससी, उसकी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और सी है आपका प्रधानमंत्री के द्वारा, और डी है आपका मंत्रिमंडल के द्वारा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह आपका क्या करता है, सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ऑप्शन संख्या 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में अगर निर्वाचन की बात की जाए तो वो देखो प्रत्यक्ष है, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, इसमें देखो वही कथन आ गया फिर से। तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही बात है। इसका कारण है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। तो मैंने बताया था अभी क्योंकि लगाना है, तो क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यह बात भी क्या इसकी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है ना। होता है या नहीं होता, होता है। तो ये ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूपीपीसीएस मंथ 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कौन सा, एक वो तो अप्रत्यक्ष और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। संक्रमणीय जो एकल मत संकरणीय पद्धति होती है, हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट में पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन मंडल की अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो निर्वाचन मंडल का मतलब होता है निर्वाचित सदस्य। कौन सा, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत और नियुक्त, है ना। मनोनीत नहीं होते इसमें, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो आपका एक तो हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन सही। क्यों, एक तो हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, भाई दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि देखो विधानमंडल के दोनों सदस्य, इसमें विधानमंडल भी आ गया, तो मतलब विधान परिषद आ गई, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका 1 और 3 और 4 सही होगा। तो 1, 3, 4 और सही किस में है, ऑप्शन संख्या डी में सही है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा ना। देखो नेक्स्ट पूछा गया कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लेने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं। तो उसमें आता है आपका एक तो दिल्ली और एक आपका आता है पुदुचेरी। कौन कौन सा, दिल्ली और पुदुचेरी आपका इसके अंदर आते हैं।
देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। मैंने पूछा कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो देखो विधान परिषदों के सदस्य मैंने कहा नहीं भाग लेते, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। वह निर्वाचक गण के सदस्य कौन कौन हैं, संसद के दोनों सदन के सदस्य, सही बात है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, कौन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही बात है। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो जाएगा आपका, 1 2 और 3। तो इसमें देखो आपका दोनों सदन के सदस्य, तो इसमें आपके देखो मनोनीत भी होते हैं, है ना, तो वो नहीं होंगे, तो 2 और 3, तो आपको ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखो नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। चुनाव मंडल के सदस्य लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के नहीं, तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। देखो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा नहीं, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमने निर्वाचित सदस्यों की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। भाई राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं बताया गया है, तो वो देखो आप, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारियों का चुनाव अवश्य होना चाहिए। बी है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तीसरा, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, लेकिन निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता। तो ये बात इसमें मतलब किया जाता है, मगर इसमें लिखा हुआ किया जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें से प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ना, इसमें से कौन सा सही बताया गया है, तो दोनों बात आपकी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और दो, ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता तो पात्र होगा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदस्य में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष तो पात्र होगा। राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो तो भी होगा। वह उच्च सदन का सदस्य हो तो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। और ये आपका वह राज्य विधानमंडल के सदस्य निम्न सदस्य का ये तो हो सकता है, लेकिन उसका नहीं होगा, मतलब विधान परिषद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव या प्रक्रिया में भाग वो नहीं ले सकता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, इसमें यह बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य 21 वर्ष की जनगणना अभिनिश्चित की जनसंख्या से है। भाई जब 1997 के अंदर जब ये जो काउंटिंग हुई थी उसके आधार पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उस समय कौन सी जनगणना को के आधार माना गया, तो हो जाएगा डी आपका ऑप्शन 1971 की जो जनगणना थी उसको उस समय आधार माना गया ना। देखो भाई नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। आयु 35 क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो नहीं मतलब
35 वर्ष का होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, भारतीय संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। संविधान संसद चुने जाने की योग्यता सही है, देश का नागरिक, तो ये पढ़ा लिखा होना ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, नागरिक मतलब नागरिकता उसे मिलनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, हाँ ये बात सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, नहीं, लोकसभा के सदस्य रखने की योग्यता होनी चाहिए उसको, है ना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी, मतलब 2 नंबर का सही। तो ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, केवल उसको 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी सही है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, मतलब वह निर्वाचित कब हो सकता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेगा। देखो, चुनाव लड़ने से पूर्व उसकी अपनी सदस्य से त्यागपत्र देना होगा, सही। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, हाँ ये बात इसकी सही है। कौन सी भाई, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन, इसमें मेन टॉपिक ये है पुनः निर्वाचन। तो अनुच्छेद आपका जो 57 है उसमें पुनः निर्वाचन की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, कौन से में, 57 में। तो सॉरी, ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर केवल योग्यताएं की बात करता, केवल योग्यताओं की बात करता, तो योग्यताओं में आपका आता है अनुच्छेद 58, कौन सा 58, और इसके लिए हो जाएगा आपका 57 है ना, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है। तो सीधे अगर सेंटर की बात आए तो सेंटर उसको निपटेगा, मतलब सेंटर का न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा उसको, मतलब उसको टिकल करेगा। तो उसको ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो पद पर रहता है तो अपने पद ग्रहण के दिन से, आज मानो कि आज की तारीख में पद ग्रहण किया है तो आज से 5 साल तक वो बना रहेगा। तो ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। भाई जो त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करके देते हैं, तो राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। तो इसका बी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति को, किसको, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का काम सिर्फ एक ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, समूह या संस्था बोलते हैं, वो है संसद। क्या, संसद उसको महाभियोग के द्वारा क्या कर सकती है, हटा सकती है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है या क्या चलाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उससे पहले आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर अभी तक नहीं किया तो शेयर कर दें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो फिर आगे, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में। तो हमने अभी देखा अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन बी आपका सॉरी सी क्या हो जाएगा, इसके अनुच्छेद 61 क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, एक से कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, मतलब कोई सामने वाला उसमें नहीं था। तो आपका ऑप्शन संख्या 4 नीलम संजीव रेड्डी क्या हो जाएंगे, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति होंगे। तो ऑप्शन संख्या 4 नीलम संजीव रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न से किस पर लागू होती है। तो देखो, प्रतिनिधित्व देश का करता है राष्ट्रपति, कौन,
राष्ट्रपति। और नेतृत्व कौन करता है? आपका पीएम, प्रधानमंत्री करता है। आपने अभी फिलहाल देखा होगा, जब से आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वो क्या करते हैं, देश विदेश का दौरा करते रहते हैं। देश की जो भी लीडरशिप की जो भी बातें होती है देश के सामने साझा करना, क्या डिसीजन लिया है क्या नहीं लिया, वो सारी वो नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रतिनिधित्व की बात करें, देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो वो सिर्फ एक ही कारण है आपका, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो सदन के दोनों, आपकी संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन द्वारा लाई जा सकती है, किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई कोई भी सदन, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित, अभी हमने रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 61 ऑप्शन संख्या सी। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो हमने अभी पढ़ा संसद के दोनों सदनों को, न तो ये लोकसभा को केवल न राज्यसभा को, दोनों को इसका अधिकार दिया हुआ है। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है? तो वो होता है आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन संख्या डी है। तो क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के आपके सामने पेश किया गया। अलग अलग एग्जाम की आपकी जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम है उसमें पूछा गया था, इस कारण आपके सामने दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। हाँ, आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए, आवश्यक है? भाई जैसे राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग आपको लगाना है तो उससे पहले आपको 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी, उनको सूचना देनी पड़ेगी। भाई महाभियोग की प्रक्रिया उस पर चलाई जाएगी। तो ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं? देखो, निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? एक तो लोकसभा लेती है आपकी, एक राज्यसभा लेती है और एक आपकी विधानसभाएं लेती हैं। तीनों लेती हैं, लेकिन इसके महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा लेती है, लेकिन आपकी विधानसभाएं नहीं लेती। तो ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको माना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है जब भी राष्ट्रपति नहीं हो अपने स्थान पर, पद पर, किसी कारण में मृत्यु हो गई हो, कोई अन्य कारण रहा हो, तो उसको 6 माह के अंदर क्या कर जाता है, पुनः भर लिया जाता है। नया राष्ट्रपति वहां पे मतलब उस स्थान को भरा जाता है। देखो नेक्स्ट पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में बढ़ने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। तो मैंने रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होना चाहिए, मतलब 6 माह के अंदर उस स्थान को वापस भर लेना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा 28 जाने पर पद हुई रिक्ति की समय सीमा, अभी हमने पढ़ा 6 माह, कितना 6 माह तक इसको भरा जा सकता है, मतलब प्रश्न की प्रकृति इसमें चेंज की गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखो क्वेश्चन को इसमें भी घुमाया गया है, इसमें उपराष्ट्रपति को जोड़ दिया है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो केवल 6 माह तक। 6 माह बाद में क्या करना पड़ता है, इसको वापस बढ़ना पड़ता है, वापस राष्ट्रपति को लाना पड़ता है। देखो नेक्स्ट, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा 28 जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा उपराष्ट्रपति, और वो भी 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक केवल। देखो नेक्स्ट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, हाँ सही बात है,
उपराष्ट्रपति भी ना हो, देखो राष्ट्रपति का पद भी ना रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी उस समय ना हो, तो निम्न में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। मतलब देखो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति का स्थान कौन ग्रहण करेगा। तो कार्यवाहक के रूप में वो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है 1969 1969 के अंदर, और वो थे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह। 1969 के अंदर एक बार ऐसा हुआ था, और उस समय आपके जो प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति बने थे, वो थे एम हिदायतुल्लाह थे। देखो भाई नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। इस क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन की प्रकृति देखो चेंज है, तो आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी को धारण करेगा। मतलब कौन सा अधिकारी है वो इसको धारण करेगा। तो क्वेश्चन की प्रकृति देखो हर क्वेश्चन में लगभग चेंज होती जा रही है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष हेड कौन है। मतलब कार्यपालिका, तो हमने अनुच्छेद आपका जो 53 पढ़ा था भाई, कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है, राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो 52 के तहत राष्ट्रपति, और 53 के तहत क्या होता है आपका, क्या होता है, उसकी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है। हमने भी पढ़ा अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के अंदर। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है। तो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां हैं उसको किस में निहित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति में। किसके, भारत के राष्ट्रपति में निहित उसको किया गया है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ये बात हमने अनुच्छेद 53 के तहत पढ़ी थी और सही भी है। इसका कारण, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। मतलब संबंधित है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं कर रही है भाई। ये बात अलग है, ये बात अलग है तो सही दोनों, लेकिन ऊपर वाली बात भी अलग है और नीचे वाली बात, मतलब ऊपर वाली जो नीचे वाली बात है ऊपर वाली बात का क्या नहीं कर रही है, समर्थन नहीं कर रही है। तो इसमें होगा ए तो सही है लेकिन परंतु आर गलत है, परंतु आर गलत है। ए तो सही है परंतु आर इसमें क्या है आपका गलत है। इस प्रकार से नहीं, देखो हमने क्या पढ़ा ऊपर, हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों तो सही है ना, सही तो दोनों है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक का जो आर है वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात तो दोनों सही है लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं कर पा रहे हैं। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती है भाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये बात भी सही है। ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बात भी सही है। फर्स्ट बात गलत है। तो सही उत्तर का चुनाव करना है 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 आपका ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, हाँ तो भाई देखो हमने लगभग 50 क्वेश्चन लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे इन्हीं राष्ट्रपति टॉपिक से, क्योंकि एक वीडियो में क्या हो जाएगा, टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने अभी 50 क्वेश्चन पार्ट 1 आया है। देखो पार्ट 1 है, अभी पार्ट 1 आया है और फिर आएगा पार्ट 2 है ना। और तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।